हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। जिससे हम लोगों ने देखा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं ताकि जो हमारा माइंड है थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ सके कि हमने पहले क्या किया था। तो ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म और एग है उनका जो फ्यूजन होगा वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में भी एक स्पेसिफिक जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। जो ये फूला हुआ पार्ट होता है, थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट, इसको एम्पुला बोलते हैं। और आगे वाला जो थोड़ा सा नैरोअर पार्ट होता है उसको जंक्शन को बोलते हैं इस्थमस। तो उन दोनों के बीच में यानी कि लगभग इस एरिया में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14 डेज के आसपास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच आ रहा होता है, तो उनके इन्फ्लुएंस के कारण 14 डेज के आसपास यहाँ से जो एग होता है वो रिलीज होकर फिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। फिम्बरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को फिम्बरी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, एग को कैच करती है। और वो एग नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte, क्योंकि अभी तक उसका सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कंप्लीट तभी होगा जब स्पर्म इसको टच करेगा। जैसे स्पर्म इसको टच करता है तुरंत इसके अंदर जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन हो स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो मान लीजिए 14 डेज के आसपास यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte था हमारा, क्या था, सेकेंडरी oocyte। ठीक, तो ये यहाँ से रिलीज हुआ और रिलीज होने के बाद में इसको कैच कर लिया गया फिम्बरी के द्वारा। और ये इधर से होता हुआ ये पहुंचा फैलोपियन ट्यूब की इस जगह पर। ठीक, ये रहा एग। और ये एग जो होता है अकेला नहीं आता है, इसके चारों तरफ जोना पेलिसिडा होती है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, जोना पेलिसिडा। ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं ये है जोना पेलिसिडा, और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। तो जोना पेलिसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी oocyte है उसके साथ उसकी कुछ सखी कोशिकाएं या सहेली कोशिकाएं होती है, जिनको कोरोना रेडिएटर सेल्स बोलते हैं। तो इसके साथ में कुछ इसकी सखी कोशिकाएं भी होगी, दैट इज कोरोना रेडिएटर सेल्स। तो हमने देखा था कि स्पर्म जो था, मान लीजिए कि यहाँ से स्पर्म आ रहा है चलता हुआ, कि स्पर्म आया यहाँ से, ओके, स्पर्म आ रहा है ट्रेवल करता हुआ मजे से। स्पर्म जो होता है इस तरह से स्विम करता हुआ नहीं आता है। रिसर्च में देखा गया है, अभी हाल ही में जो कुछ रिसर्च हुई है तो उसमें पता चला है कि स्पर्म की जो टेल है वो इस तरह से मूव नहीं करती है, वो और इस तरह से करती है, कुछ कॉइलिंग टाइप इस तरह से मूव करता है, वो आगे बढ़ता है। तो ये जो स्पर्म है ये जाएगा आगे की तरफ। ठीक, इसमें हमें पता था कि एक इजैकुलेशन में लगभग 400 से 500 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और उनमें से भी फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ 100 या फिर 200 के आसपास ही स्पर्म्स पहुंच पाते हैं। और उनमें से भी सिर्फ एक स्पर्म एग के साथ में फ्यूजन करता है। तो ये स्पर्म आ रहा है ट्रेवल करता हुआ, तो इसको काफी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो उन सभी बाधाओं का सामना कर लेता है वही आगे चलकर सक्सेसफुल हो पाता है और एग के साथ में फ्यूजन करता है। तो मान लीजिए ये रहा यहाँ पर स्पर्म और इसने आकर इसको टच करा। तो टच जैसे ही करेगा तुरंत ये होता है कि जो जोना पेलिसिडा है वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाती है, उसमें डीपोलराइजेशन हो जाता है। साथ में एक कोर्टिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं एग के अंदर जिनमें कैल्शियम आयंस होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन की तरफ जाने लगते हैं और जोना पेलिसिडा को बहुत ज्यादा कठोर कर देते हैं, थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा स्पर्म अंदर एंट्री ना ले पाए। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। एक होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जिसमें डीपोलराइजेशन होने से मेम्ब्रेन कठोर हो जाती है या उसमें जो चार्ज वो बदल जाता है। और दूसरा होता है कोर्टिकल रिएक्शन, जिसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो इसकी जो थोड़ी सी प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मान लीजिए ये रहा एग, अब इसको एग बोला हमने क्योंकि इसके अंदर अब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अब दोनों क्रोमोसोम आ चुके हैं। अब इसके अंदर पैटर्नल क्रोमोसोम भी है जो कि स्पर्म से आए हैं 23, और इसके अंदर मैटरनल क्रोमोसोम भी है जो कि फीमेल के पास में ऑलरेडी होते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर इस तरह से जैसे सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उस तरह से यहाँ पर कुछ फाइबर्स बनेंगे और इन फाइबर्स पर पैटर्नल क्रोमोसोम
डबल कॉपी के साथ, और मैटरनल क्रोमोसोम डबल कॉपी के साथ में आकर अरेंज हो जाते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा इधर देखते हैं लार्ज व्यू में। तो मान लीजिए ये रहा स्पिंडल फाइबर्स, ठीक। तो यहाँ पर जो है पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम आकर इस पर इक्वेटर पर अरेंज होंगे विद डबल कॉपी। इनके पास में डीएनए की डबल कॉपी होती है। तो मान लीजिए ये है पैटर्नल क्रोमोसोम जो कि फादर से आ रहे हैं, और ये है मैटरनल क्रोमोसोम जो कि मदर से मिला है। तो ये दोनों इस लाइन पर आ जाते हैं। उसके बाद में इनको इस तरह से खींचा जाता है, जैसे डिवीजन होता है तो डिवीजन के टाइम इनको खींचा जाता है। तो खींचने से क्या होगा, इस तरह से दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ से और यहाँ से पार्ट। और डिवाइड होने के बाद ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। तो डिवाइड होकर ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो आधे आधे पार्ट है इनके, वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगेंगे इस तरह से। इनका जो सेंटर में वाला पार्ट है वो पोल की तरफ होगा, और जो इनका क्रोमेटिड वाला पार्ट है वो आगे की तरफ होगा। तो ये मान लीजिए पैटर्नल क्रोमोसोम, और ये मैटरनल क्रोमोसोम, दोनों ही जो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग रहे हैं। ये एनाफेज स्टेज होती है। तो इस स्टेज में होके आ रहे हैं, फिर बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके चारों तरफ, चलिए मान लीजिए ये रही जोना पेलुसिडा, ये है जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा इसके चारों तरफ अभी भी है। उसके बाद में ये सेल जो होती है वो कुछ इस तरह से, इसमें एक फरो बनता है बीच में, और वो फरो बनने के बाद ये सेल इस तरह से दो भागों में टूटना शुरू हो जाती है। और फिर इस एक सेल से बन जाते हैं हमारी दो सेल, और इस डिवीजन को बोला जाता है क्लीवेज। तो फर्टिलाइजेशन के लगभग 30 घंटे के बाद पहला क्लीवेज होता है, जिसके अंदर जो हमारा जोना पेलुसिडा है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो टूटा नहीं है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही चल रहा है ये सब प्रोसेस। इसके अलावा अंदर की तरफ जो सेल्स है वो दो भागों में टूट चुकी है, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये दो सेल का एम्ब्रॉय बन गए। तो ये जो स्टेज है हमारी, ये कब हो रही है, 30 डेज के आसपास, सॉरी 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में लगभग 10 घंटे के बाद, इसमें फिर से एक क्लीवेज होगा, ये फर्स्ट डे है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फिर इसी में 10 घंटे के आसपास फिर से एक और क्लीवेज डिवीजन होगा, जिसमें 2 सेल से 4 सेल्स बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जोना पेलुसिडा अभी भी ऐसी की ऐसी ही है, उसमें ये 4 इस तरह से हमारे ब्लास्टोमियर्स बन चुके हैं। ओके, तो मान लीजिए इस तरह से 4 ब्लास्टोमियर्स हमारे बन गए। ये भी अभी फर्स्ट डे के आसपास ही हो रहा है, फर्स्ट या सेकेंड डे के बीच में। तो ये जो 4 बनी है, अब इन 4 से फिर से एक क्लीवेज होगा, और 4 से आगे चलकर 8 सेल स्टेज बनेगी, 8 सेल की एक स्टेज बनेगी। उसमें मान लीजिए जो सेल्स है वो मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये मान लीजिए अरेंज है। यहाँ पर वैसे कोई कैविटी होती नहीं है, इसको ठीक से बनाते हैं। चलिए मान लीजिए ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 और यहाँ मान लीजिए 8 हो गए। 8 सेल स्टेज है। उसके बाद एक और क्लीवेज होता है, होगा। ध्यान ये रखना है कि अभी तक जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है, अभी उसको कुछ नहीं हुआ है, और ये जितनी भी प्रोसेस है वो अभी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही चल रही है। तो जोना पेलुसिडा अब जो 16 सेल स्टेज थी, अब वो किसमें बदल चुकी है, 16 सेल स्टेज में, 8 सेल वाली जो कोशिकाएं थी या जो स्टेज थी वो उसमें फिर से क्लीवेज हुआ, और 8 से बन गए 16 कोशिकाएं। तो 16 सेल स्टेज कुछ इस तरह की नजर आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इस तरह का एक सॉलिड बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, या फिर एक मलबेरी टाइप की स्ट्रक्चर, जैसे शहतूत होता है तो शहतूत को मलबेरी बोलते हैं। तो उस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं 16 सेल स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाती है, मोरुला। ओके, तो इसका क्या नाम है हमारा, दैट इज मोरुला।
फटाफट एक बार फिर से रिकैप करते हैं। क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला इस्थमस जंक्शन में, उसके 30 घंटे के बाद फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हुआ, और फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होने से हमारी 2 सेल की एक स्टेज बनी 30 आवर्स के बाद। फिर इसमें 10 घंटे के बाद में दूसरा क्लीवेज होगा तो 4 सेल स्टेज बनेगी। साथ साथ जो हमारी ये सेल स्टेज बनती जा रही है वो इस फैलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है और वो सीलिया इस एम्ब्रायो को आगे की तरफ मूव कराने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इस एम्ब्रायो को यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होना है, और अगर ये यूट्रस के अलावा किसी और भाग में इम्प्लांट हो जाता है तो उस प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे मान लीजिए कि ये जो ज़ेनो पेलिसिडा है ये यहीं पर टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उससे जो अंदर का हमारा मोरुला स्टेज है वो इस फैलोपियन ट्यूब की दीवारों से जाकर चिपक जाएगी और वहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा और वहीं पर प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो वो प्रेगनेंसी फीटस के लिए भी और माँ के लिए भी खतरनाक होती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ज़ेनो पेलिसिडा का क्या काम है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बचाती है। ये एंश्योर करती है कि जो प्रेगनेंसी है या जो इम्प्लांटेशन होना है वो सिर्फ यूट्रस में ही हो, यूट्रस के अलावा कहीं और ना हो। ठीक, तो ये चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको वर्ड्स दे देता हूँ। ये हमारा ए, ये है हमारी बी स्टेज, ये है सी, ये है हमारी डी स्टेज, और ये हो गई मान लीजिए ई स्टेज। तो इस तरह से कुछ चलते जा रहे हैं। तो इनमें जो है जो हमारा फर्स्ट क्लीवेज हुआ था वो 30 आवर्स के बाद में हुआ था। फिर उसके बाद में डे 1 पर 2 सेल की स्टेज बन जाती है, और ये डे 2 पर, ये डे 1 पर क्या हो गई हमारी 2 सेल स्टेज, फिर डे 2 पर 4 सेल स्टेज, उसके बाद में लगभग डे 3 या डे 4 या डे 4, तो डे 4 तक आते आते हमारी जो मोरुला स्टेज है वो लगभग बन जाती है। और यहाँ पर अभी चल रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में बी स्टेज मान लीजिए यहाँ पर आई, फिर सी स्टेज इधर आई, फिर उसके बाद में जो मोरुला है वो इधर आ गया। अब ये जो मोरुला है वो लगभग 4 या फिर 5 डेज के आसपास, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लगभग चौथे या फिर 5वें दिन में ये मोरुला यूटेराइन कैविटी के अंदर फ्रीली क्या करता रहता है, ये फ्रीली मूव करता रहता है। तो वहां पर ये फ्रीली मूव कर रहा है। साथ में जो ये यूट्रस है इसके अंदर ग्लैंड्स भी बन गई है, इसके अंदर ग्लैंड्स भी हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा था, मान लीजिए ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे जहाँ से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, ये मिडल हो गया मान लीजिए 14 डे जिस पर ओवुलेशन होता है, और ये मान लीजिए लास्ट हो गया 20 डेज। तो 14 डेज पर क्या होता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन जो एग होता है वो ओवरी से बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि यहाँ पर आकर वो इंतजार करता है। इससे पहले का जो फेज है उसको हम लोग बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। ये कौन सा फेज है, प्री ओवुलेशन वाला, 14 से पहले का। और इसके बाद का पोस्ट ओवुलेशन फेज, पोस्ट ओवुलेशन फेज। चलिए तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो प्री ओवुलेशन की अगर हम बात करें कि जब तक ओवुलेशन नहीं होता उस टाइम पर जो LH हार्मोन है वो भी काफी बढ़ा हुआ था, और FSH हार्मोन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि क्या कर रहे थे, LH हार्मोन तो ओवुलेशन को इंड्यूस कराता है और FSH हार्मोन फॉलिकुलस की ग्रोथ कराता है। इसके अलावा जो 14 डेज है उस 14 डे पर हमने क्या देखा था कि LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, FSH भी बढ़ा था लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, जिसको हमने बोला था LH के सर्ज, LH के लेवल को बढ़ना, LH सर्ज। तो यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज हुआ था जिससे ओवुलेशन हुआ। तो 14 डेज के बाद में फिर ये जो एग है वो यहाँ पर आकर वेट करता है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जहाँ से रिलीज हुआ था, जो हमारा एग था ये जहाँ से रिलीज हुआ था, रिलीज होने के बाद में यहाँ पर एक बॉडी बची रह गई थी जिसको हमने बोला था कार्पस ल्यूटियम। तो ये कार्पस ल्यूटियम लगातार क्या सिक्रीट करता रहता है, ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये लगातार सिक्रीट करता रहता है प्रोजेस्टेरोन को। ओके चलिए, LH का जो लेवल है वो पहले बढ़ा हुआ था, FSH भी बढ़ा हुआ था, लगभग मिड ऑफ द साइकिल में LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे LH हार्मोन का लेवल भी घटने लगता है और FSH हार्मोन का लेवल भी घटने लगता है, जो कि इंश्योर कराते हैं कि और ज्यादा फॉलिकल्स का फिलहाल डेवलपमेंट ना हो जब तक कि ये साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा जो फीमेल है उस फीमेल की ओवरी के अंदर कुछ हार्मोन्स बन रहे थे।
तो इस स्टेज को हमने बोला था फॉलिकुलर स्टेज। यहाँ पर फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही थी, फॉलिकुलर स्टेज। यहाँ पर जो हमारी ओवरी थी वो फॉलिकुलर स्टेज में थी। और पोस्ट ओवुलेशन के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर जो ओवरी है वो ल्यूटियल फेज में है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बन चुका है। ल्यूटियल स्टेज, फॉलिकुलर स्टेज और ल्यूटियल स्टेज। इसके अलावा यहाँ पर प्री ओवुलेटरी फेज में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, एस्ट्रोजन ज्यादा था। तो ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, ये एस्ट्रोजन जो फीमेल का यूट्रस है उसकी जो वॉल है उसका प्रोलिफरेशन कराता है या फिर उसको थिक बनाता है। तो ये रहा फीमेल का यूट्रस। तो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर हाई है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज में एस्ट्रोजन जो होता है उसका भी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस लेवल के बढ़ने से होता क्या है कि जो फीमेल में पहले यूट्रस का प्रोलिफरेशन हुआ था, अब उसके अंदर नई नई ग्लैंड्स बनने लगती है, नई नई ब्लड वेसल्स आ जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ये क्या कर रहा था, ये इसके ऊपर इसने लेयर चढ़ा दी थी एंडोमेट्रियम के ऊपर और इसका प्रोलिफरेशन कर दिया था। तो इस फेज को हमने बोला था प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहाँ पर ये प्रोलिफरेटिव फेज था। यहाँ पर प्रोलिफरेशन ऑलरेडी हो चुका था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है और वो इसमें कुछ ग्लैंड्स, कुछ ब्लड वेसल्स को बना देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वस्कुलर स्ट्रक्चर हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर हो जाती है, बहुत ज्यादा वॉर्म हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेबी आने वाला है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है और वो न्यूट्रिशन ये एंडोमेट्रियम भी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि डे 4 या फिर 5th डे के आसपास जो मोरल स्टेज है वहां पर आ चुकी है। तो 14 के बाद यानी कि अगर हम 5 दिन और जोड़ दें तो 14 के बाद में, चलिए ये फर्टिलाइजेशन मान लीजिए 14 डेज के आसपास हुआ, तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ पर इस स्टेज में अगर हम देखें तो जो फिलहाल की यूट्रस है ये सिक्रेटरी फेज में है। सिक्रेटरी फेज में यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर LH हार्मोन का लेवल कम है, FSH का कम है, जिससे और ज्यादा फॉलिकल ग्रो नहीं कर पाएंगे। ल्यूटियल स्टेज यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम अभी भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको सिग्नल नहीं मिला कि जो प्रेगनेंसी है वो हुई है या फिर नहीं हुई है। तो 10 से 12 दिन तक अभी ये काम करता रहेगा। तो ल्यूटियल स्टेज ठीक। उसके बाद में जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये हमें पता है कि थोड़ा सा एस्ट्रोजन और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन बना रहे हैं, जिससे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही होती है। तो जब ये मोरुला यहाँ पर आ जाता है तो फिर बाद में कार्पस ल्यूटियम को सिग्नल पहुंच जाता है कि अब तुम्हें डिजेनरेट नहीं होना है, अब प्रेगनेंसी होने वाली है। और वो काम करता है एक हार्मोन जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हमने यहाँ तक देखा। तो ये ध्यान रखना है कि जब मोरुला रिलीज हो रहा है, यूट्राइन कैविटी में जा रहा है, तो उस टाइम पर जो यूट्रस है वो सिक्रेटरी फेज में है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है और एस्ट्रोजन भी है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा कम है। चलिए, तो ये लगभग 5 दिन में, 4 या 5 दिन में वहां तक ये पहुंच जाता है। इसकी जो इमेज है आप लोग जैसे देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, तो इस पर उनका आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारा पहले 2 सेल स्टेज है और फिर 4 सेल स्टेज है, उसके बाद 8 सेल और फिर 16 में भी अर्ली मोरुला और फिर लेट मोरुला स्टेज बनती है और बाद में वो फिर यहाँ पर यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाती है। अब इस यूट्राइन कैविटी में पहुंचने पर उसमें होगा क्या, उसके अंदर होता है कॉम्पैक्शन। अभी कॉम्पैक्शन क्या है, जैसे कोई मैच होता है, सपोज कीजिए क्रिकेट मैच है या फिर फुटबॉल का मैच है, तो उसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, एक जगह पर आगे इस तरह से घेरा बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पर भी होता है। जो अर्ली मोरुला बनता है उसमें भी जो सेल्स होती है वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाती है और आपस में एक दूसरे से बातें करती है, कम्युनिकेटिंग करती है गैप जंक्शन के द्वारा। ठीक, मान लीजिए ये थी हमारी एक सेल और ये रही दूसरी सेल। ठीक, ये कुछ पार्ट्स में आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाती है और यहाँ पर जंक्शंस बन जाते हैं, जिसके द्वारा इनके मेटाबोलाइट्स एक दूसरे में पास ऑन हो सकते हैं। तो ये कम्युनिकेटिंग चल रही है, कम्युनिकेटिंग गैप जंक्शंस के थ्रू। तो इस तरह से बहुत सारी जो सेल्स होती है आपस में इस तरह से एक मास लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है। तो इसी को हम लोग कॉम्पैक्शन बोलते हैं। उसके अलावा बाहर की तरफ जोना पेलिसोडा जो कि धीरे धीरे
डिसइंटीग्रेट हो रही है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या डेवलपमेंट हो रहा है फिर। तो हमारा मोरुला है। अब मोरुला के बाद जो नेक्स्ट होगा, तो ये जो मोरुला है ये यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुंच चुका है। कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा मोरुला स्टेज आ गई और इसके चारों तरफ अभी भी जोना पैलिसिडा बरकरार है। ठीक, इसके अंदर मान लीजिए ये रहा हमारे 16 सेल स्टेज। अब यहाँ से होगा क्या, जो फीमेल की यूट्राइन कैविटी है उससे कुछ लिक्विड्स या फिर न्यूट्रिशन सब्सटेंस जो है वो लगातार इसके अंदर पहुंच रहे हैं। इसके अंदर पहुंचेंगे तो इसके अंदर एक लिक्विड से भरी हुई, एक फ्लूइड से भरी हुई कैविटी डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर दो तरह की लेयर्स बन जाएगी और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इस जोना पैलिसिडा को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा। क्या होगा, एंडोमेट्रियम से कुछ लिक्विड्स, कुछ फ्लूइड रिलीज हो रहे हैं जो लगातार इसके अंदर जोना पैलिसिडा के द्वारा इसके अंदर भरते जा रहे हैं। अब इसके अंदर भरेंगे तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो जोना पैलिसिडा है उस पर दबाव पड़ेगा, उसका डाइजेशन कर दिया जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और फिर लास्ट में ये जैसे मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकलता है जिसको हम हैचिंग बोलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ से भी हैचिंग होती है और फिर मोरुला आगे चलकर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, तो ये रही इसकी चारों तरफ की जोना पैलिसिडा जो फिलहाल डिसइंटीग्रेट हो चुकी है और इसके अंदर सेल्स के दो ग्रुप बन चुके हैं। इसमें एक तो बार वाला ग्रुप बन चुका है, इस बार वाले को हम लोग नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसके अलावा इसमें एक जगह पर सेल का मास भी इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से सेल का मास इकट्ठा हो गया तो इनको नाम क्या देते हैं, जो बार वाला है इसको बोला जाता है ट्रोफो मीन्स न्यूट्रिशन, क्योंकि यही आगे चलकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाला, यही आगे चलकर कोरियोनिक्यूलाई बनाएगा। और ये जो अंदर की तरफ है इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास, और यही आगे चलकर एम्ब्रायो प्रोपर बनाता है। यानी कि इसी से आगे चलकर एम्ब्रायो बनेगा, इसी से आगे चलकर एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और उन्हीं से आगे चलकर फिर एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म और उन दोनों के बीच में मेसोडर्म बनती है। ट्रोफोब्लास्ट को हम लोग आउटर सेल मास भी कह सकते हैं, आउटर सेल मास, यही इसका दूसरा नाम। और इसके अंदर ये जो कैविटी बन गई है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। ये पूरी स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगी और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोला जाएगा ब्लास्टोला। तो पहले तो क्लीवेज से बनेगा मोरुला में फिर जो सेल्स है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगी। एक सेल का मास जो है वो एक कोने में चिपक जाएगा और उसके चारों तरफ दूसरी तरह की सेल्स आ जाएगी जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और ये ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर दो तरह के ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक को तो बोलेंगे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरे वाले को बोलेंगे सिनशियोट्रोफोब्लास्ट। तो ये स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेने के बाद ये सही है कि नहीं। सिनशियोट्रोफोब्लास्ट वो लेयर होती है, या सिनशियो वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर किसी सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज बनती है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा वही मैटरनल का जो ब्लड होता है वो ग्रोइंग फीटस को अवेलेबल कराते हैं। चलिए, तो ब्लास्टोसील बनी, ये फ्लूइड फिल कैविटी को ब्लास्टोसील बोलना है। ये इनर सेल मास है अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ क्या हो गया हमारा ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आगे चलकर एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाएगा और एक सिनशियोट्रोफोब्लास्ट। फिर इसके बाद में चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर अब इम्प्लांटेशन होने जा रहा है। तो इम्प्लांटेशन जब होगा तो ये रहा हमारा डेवलपिंग एम्ब्रायो जिसको हम लोग फिलहाल बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब इसके अंदर क्या है कि इधर था इसमें इनर सेल मास, यहाँ पर एक जगह इनर सेल मास जो है इकट्ठा है और इसी के द्वारा या इसी के एंड की तरफ से ये एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। और इसके चारों तरफ लेयर है जिसको क्या बोला गया है ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट की तरफ से ये यहाँ पर धस जाएगा और बाद में जो एंडोमेट्रियम होती है वो भी इसको चारों तरफ से इस तरह से कवर कर लेती है। ठीक, और इसी के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है फिर उसी से सिनशियोट्रोफोब्लास्ट बनेगा और वो इसको अंदर की तरफ लेकर जाएगा और मैटरनल ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगा जिससे कैविटी जो है और ज्यादा डेवलप होगी, इनको न्यूट्रिशन मिलेगा
और न्यूट्रिशन बनने के बाद में ये और ज़्यादा ग्रो करेंगे, जिसको हम लोग जो है अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम यहाँ तक लेके चले तो उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हो क्या है, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के केस में फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुला और स्टमक जंक्शन के बीच में स्पर्म आएगा और एग होगा, उनका फ्यूजन से एक जाइगोट बनेगा, जिसमें 30 आवर्स के बाद फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा, जिससे 2 सेल बनेगी, 2 सेल स्टेज। ओके, उसके बाद में 2 सेल स्टेज से 10 घंटे के बाद में 4 सेल स्टेज बनेगी, 4 सेल से फिर 8 सेल बनेगी, 8 सेल से फिर 16 सेल बनेगी। तो ये 16 सेल स्टेज को ये जो होती है मलबेरी टाइप की स्ट्रक्चर बनती है और लगभग चौथे दिन के आसपास ये यहाँ तक पहुंच जाती है और लगभग 2 दिन तक इसी यूटेराइन कैविटी के अंदर ये फ्लोट करती रहती है, जिसकी वजह से उस दौरान इसमें कुछ यूटेराइन प्रोडक्ट या कुछ फ्लूइड अंदर की तरफ भरते जाते हैं और यहीं पर जो जोना पैलिसिडा होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद में अब ये धीरे धीरे साइज में ग्रो करता है, इसकी जो कैविटी है और ज्यादा डेवलप हो जाएगी और जो इसके अंदर की सेल्स थी उनमें कॉम्पैक्शन के द्वारा 2 तरह की सेल्स बनेगी, आउटर वाली ट्रोफोब्लास्ट, इनर वाली इनर सेल मास, और यही आगे चलकर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कराती है। इसके अलावा जो ट्रोफोब्लास्ट है इनका काम है ट्रोफिक नेचर का, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ये आगे चलकर एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाती है और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। तो जब ये 7 दिन का लगभग हो जाता है, जब यहाँ पर ये इम्प्लांट कर दिया जाएगा, तो जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है वो एक हार्मोन को सिक्रेट कराता है और वो जो हार्मोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये हार्मोन लगभग 6 से 7 दिन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 6 से 7 दिन के बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसके ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है और ये हार्मोन जाएगा कार्पस ल्यूटियम के पास में, क्योंकि भाई कार्पस ल्यूटियम है उसको अगर कोई मैसेज नहीं मिलता है, सिग्नल नहीं मिलता है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, तो वो 10 से 12 के बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब अगर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उससे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन आ रहा है, जो कि इस यूट्रस को वास्कुलर बनाए हुए है, इसको थिक बनाए हुए है, इसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार किए हुए है, तो अगर कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी अब होने वाली थी, जो फीटस ग्रो करने वाला था, उसका मिसकैरेज हो जाएगा, उसका मिसकैरेज हो सकता है। तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी बोल देते हैं। तो एससीजी क्या कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम के पास में जा रहा है और उससे बोलेगा कि भाई अब प्रेगनेंसी जो है हो चुकी है, मैंने जो है एम्ब्रायो को इम्प्लांट कर दिया है, तो अब तुम्हें लगातार काम करते रहना है, यानी कि लगातार तुम्हें एस्ट्रोजन को सिक्रेट करना है, लगातार तुम्हें प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करना है। तो फीमेल के ब्लड में इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो एक टेस्ट भी होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट, कि कोई फीमेल है अगर उसको पता लगाना है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, तो उसके यूरिन में इस हार्मोन की प्रेजेंस को चेक किया जाता है और ये हार्मोन जो होता है लगभग 6 या फिर 7वें दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बनना शुरू हो जाता है। तो फीमेल के यूरिन में इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये हार्मोन है तो फीमेल प्रेग्नेंट है और अगर ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये टेस्ट हो जाएगा प्रेगनेंसी के लिए। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।